अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्यूट मास्टार्डाइटिस और उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट कि वो होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसकी पैथोलॉजी क्या होती है, किस तरह से वो जो पस है अंदर टेंशन होती है और हाइपरेमिक डीकल्सिफिकेशन कॉज़ कर रही होती है। अब आते हैं हमारे क्लिनिकल फ़ीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फ़ीचर्स को देखने से पहले हम जो है क्या देखेंगे, पेशेंट की अपीयरेंस, ठीक है। वो कैसे आपके पास आता है ओपीडी में, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास पेशेंट है ऑफ द एक्यूट मास्टार्डाइटिस। इसके कान के पीछे देखें स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है। स्वेलिंग नज़र आ रही है आपको मास्टॉइड के एरिया में। और क्या नज़र आ रहा है, स्वेलिंग के साथ साथ आपको रेडनेस नज़र आ रही है, ठीक है। रेडनेस नज़र आ रही है आपको। आपको जो है इधर से ना हमारे पास एक तो रेडनेस होती है, पेशेंट को यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन होगी, ठीक है। पेन हो रही होगी पेशेंट को और पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि उसको जो है बुखार भी रहता है, ठीक है। फ़ीवर हुआ होता है क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो ये सारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस जो हैं वो शो करेगा। और साथ में क्या होगा कि कान के अंदर से डिस्चार्ज भी आ रहा होगा, ठीक है। वो क्यों आ रहा होगा? क्योंकि वो पस इतनी ज़्यादा मिडल लेयर में बढ़ गई हुई है कि उसने हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी परफोरेट किया होगा ना। तो परफोरेट किया होगा और वहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर डिस्चार्ज भी आ रहा होगा। तो पेशेंट जो है उसके सिम्पटम्स क्या होंगे कि वो पेन के साथ आएगा, फ़ीवर के साथ आएगा और कान के अंदर से उसका डिस्चार्ज निकल रहा होगा और पीछे उसके कान की ये हालत हुई होगी, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, पेशेंट को पेन हो रही होगी कान के पीछे, ठीक है। फ़ीवर हुआ होगा और उसे ईयर डिस्चार्ज होगा। इसमें आपने क्या क्या करना है देखें। एक्यूट मास्टार्डाइटिस में भी पेशेंट को जो है पेन थी और उसको फ़ीवर था, ईयर डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। जब वो हमारे पास सबसाइड कर रहा था एक्यूट मास्टार्डाइटिस में, जब परफोरेशन हो गई थी, सारी पस बाहर आ गई थी, तो पेशेंट को जो कंप्लेंट्स हो रही थी ऑफ द पेन वगैरह वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। फ़ीवर भी उसका ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट की जो पेन होती है ना वो परसिस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसकी जो है एक्यूट मास्टार्डाइटिस, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को हमने प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया होता या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेन परसिस्टेंट होती है। इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही होती है या रिकरेंस ऑफ पेन हो जाती है, मतलब दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाती है। फ़ीवर भी पहले ख़त्म हो गया होता है लेकिन दोबारा से जो है परसिस्टेंट फ़ीवर या रिकरेंस ऑफ द फ़ीवर हो जाता है, ठीक हो गया। और ईयर डिस्चार्ज इसमें प्रोफ्यूज़ होता है और पुरलेंट होता है। और ये होता है, देख ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 3 हफ़्ते हो गए हैं और अभी तक डिस्चार्ज नहीं ख़त्म हो रहा, ठीक है। इट मीन्स दैट कि अब एक्यूट हमारे पास सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया नहीं है और पीछे से जो है वो कान भी स्मेल हुआ हुआ है और आगे से डिस्चार्ज भी आता जा रहा है, 3 हफ़्ते हो गए। इट मीन्स दैट कि अब हमारे पास जो है इट इज़ अ केस ऑफ एक्यूट मास्टार्डाइटिस। अब हमने क्या साइन देखने हैं पेशेंट के, वो तो थे ना हमारे सिम्टम्स पेशेंट के, ये साइंस हमने देखने होते हैं। साइंस में सबसे पहले आ जाता है कि मास्टॉइड टेंडरनेस, मींस दैट सबसे पहले सिम्टम्स में क्या था, पेशेंट को पेन थी। मास्टॉइड टेंडरनेस कि हम मास्टॉइड के ऊपर हाथ रखेंगे तो पेशेंट को पेन हो रही होगी, ठीक है। सो प्रेशर जब हम मास्टॉइड के ऊपर रखेंगे तो हमें जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पेशेंट को जो है पेन होगी, ठीक है। और हमने जो है इसको कंपेयर करना होता है, यहाँ पे हम इन एरियाज़ में जो है वो प्रेस करते हैं जिससे पेशेंट को पेन होती है और हमने जो है हेल्दी साइड से इसको कंपेयर करना होता है, ठीक है। हेल्दी साइड से इसको कंपेयर करना होता है कि जिस साइड पे पेशेंट को मास्टार्डाइटिस नहीं होगा वहाँ पे उसको जो है पेन नहीं हो रही होगी, ठीक है। और जहाँ पे उसका मास्टार्डाइटिस होगा उस कान में उसको पेन होगी टच करने से, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आ जाती है मास्टॉइड टेंडरनेस के बाद ईयर डिस्चार्ज। मैंने आपको बताया इसमें ईयर डिस्चार्ज हो रहा होगा, पेशेंट तो बताएगा कि ईयर डिस्चार्ज है, लेकिन हमने ईयर डिस्चार्ज को देखना है कि वो किस तरह का है, ठीक है। म्यूकोपुरलेंट है या पुरलेंट डिस्चार्ज है, वो सब देख लिया। उसके बाद हमने देखना है कि डिस्चार्ज जो है वो कॉन्टीन्यूसली निकल रहा है या थोड़ी थोड़ी देर बाद निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो पल्सेटाइल मैनर में निकलता है कि पहले हमारे पास एक दफ़ा डिस्चार्ज हुआ फिर रुक गया, फिर डिस्चार्ज हुआ फिर रुक गया, फिर डिस्चार्ज हुआ फिर रुक गया। तो इसको हम कहते हैं लाइट हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। मैं अभी दिखाती हूँ कि इसको हम लाइट हाउस इफ़ेक्ट क्यों कहते हैं। बस ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो ईयर डिस्चार्ज होगा हम नोट करेंगे कि पहले आया फिर ख़त्म हो गया, फिर आया फिर ख़त्म हो गया, ऐसे आता है, ठीक है। तो इसको हम लाइट हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। उसके बाद आता है सेजिंग ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर मीटल वॉल, ठीक है। हम देखेंगे जो मीटल वॉल होगी वो सेजिंग हुई होगी। सेजिंग होती है कोई चीज़ जो होती है ना वो आगे की तरफ, मतलब एक तरफ को ना ऐसे बेंड हो जाती है, सेजिंग का मतलब ये होता है। अब देखिए हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये आपका जो है वो मास्टॉइड है, ठीक है। और ये आपका जो है आगे की तरफ एक्सटर्नल ईयर है, मतलब ये आपका कान है, ठीक है। ये आपका कान है तो इसके अंदर जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। अब जो है हमारी जो मास्टॉइड है वो इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई है कि उसने पूरी पस के साथ बढ़ी हुई है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है ना, वो उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो आगे की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है।
आगे तरफ बेंड हो जाती है, तो ऐसे बेंड हो जाती है हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेजिंग ऑफ द पोस्टरो सुपीरियर मिएटल वॉल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पीछे प्रेशर पा रहा है उसको मैस्टॉइड की वजह से, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या नोट करेंगे, हम जब ऑटोस्कोप से देखेंगे तो पेशेंट की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी वो परफोरेट हुई होगी। क्यों परफोरेट हुई होगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा जो है वो पस अंदर जमा हुई हुई है, मिडल ईयर में भी, पीछे मैस्टॉइड में भी आई हुई है, तो उसने हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी परफोरेट कर दिया होगा। और स्वेलिंग ओवर द मैस्टॉइड हम नोट करेंगे, जो कि हम पेशेंट भी देखते साथ ही हमने देख लिया था। और जब हम स्वेलिंग नोट करेंगे तो जो हमारे पास होती है ना स्वेलिंग, वो उसमें एक्चुअली होता है इन्फ्लेमेशन हुई होती है ना, तो एडेमा हो गया होता है हमारी पेरियोस्टियम का। तो उसकी वजह से जो अपेयरेंस आती है ना, वो हमें बिल्कुल स्मूथ अपेयरेंस आती है, आयरन आउट, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे इस्त्री मारी हुई है ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो है यहाँ पे आपकी बुक में जो है एक्यूट मास्टोइडाइटिस का पेशेंट है, इसको देख के साथ ही आप क्या आप सबसे पहले क्या नोट करोगे, आप नोट करोगे कि पेशेंट को टेंडरनेस होगी, आप हाथ लगा के देखोगे पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्चार्ज नोट करोगे कि डिस्चार्ज जो है वो म्यूकोपुरुलेंट है, पुरुलेंट है, लाइट हाउस इफेक्ट नोट करोगे। फिर आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल अंदर देखोगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल अंदर की तरफ सेजिंग हुई होगी उसकी। फिर आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखोगे, वो परफोरेट हुई होगी, ठीक है। आप मैस्टॉइड को देखो कितनी ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ द आयरन आउट साइन, ठीक है। ये जो मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई, ये वाली जो पिक्चर है इसमें तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है आयरन आयरन हुई हुई है, यहाँ पे इस्त्री मारी हुई है किसी ने, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्यूट मैस्टोइडाइटिस है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये भी हमारे पास एक्चुअली दिखाया हुआ उन्होंने कि मैस्टोइड ईयर सेल्स जो है उनकी इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, स्वोलन एरिया हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कान होता है ना वो आगे की तरफ चला जाता है। पीछे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो हमारा जो पिन्ना होता है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर देता है। ये लाइट हाउस इफ़ेक्ट होती है। आपको पता है ये लाइट हाउस जो होता है, ये हमारे जो होते हैं सेलर्स वगैरह होते हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं बहरी, ठीक है, जो है सी का, तो उनको ये रास्ता दिखाती है लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस जो है वो कभी आती है कभी जाती है, ऐसे ब्लिंक कर रही होती है। तो इस वजह से भी जो हमारा ईयर डिस्चार्ज होता है वो भी आता है जाता है, आता है जाता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं लाइट हाउस इफ़ेक्ट, ठीक हो गया। ये आपके पास होता है सेजिंग ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल, कि जो हमारे पास वॉल है वो सेजिंग हो गई होती है उसकी। और इसके अलावा मैस्टॉइड रिजर्वोयर साइन, ठीक है। ये रिजर्वोयर साइन हमने पहले एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में भी देखा था कि हम पस ड्रेन करते हैं, दोबारा से पीछे से आ जाती है, ड्रेन करते हैं फिर आ जाती है, ड्रेन करते हैं फिर आ जाती है। ऐसा लगता है पीछे कोई पस का डैम बना हुआ है, रिजर्वोयर बना हुआ है, कि पस ही पस है, निकलती जा रही है निकलती जा रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा पस थी कि उसने जो है ना फिस्टुला बना लिया बाहर की तरफ। अब यहाँ से बाहर निकलेगी वो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी नहीं छोड़ा और अब इधर से बाहर निकलने के लिए सोच रही है, ठीक हो गया। साथ में जो है वो पेशेंट को हेयरिंग लॉस होगा, ऑब्वियसली हम नोट करेंगे, पेशेंट को ऑडियोग्राम से चेक करेंगे या हम जो है ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करेंगे, उससे हमें मिलेगा कि पेशेंट को कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसके मिडल ईयर इन्वॉल्व हुआ है। अगर तो इनर ईयर इन्वॉल्व होगा फिर जाके हमारी सेंसरी न्यूरल होगी, यहाँ पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगी। जनरल फाइंडिंग्स क्या होंगी कि पेशेंट जो है उसको फ़ीवर हुआ होगा, और जो बच्चे होते हैं उनमें फ़ीवर भी हाई होता है और जो पल्स रेट होती है वो भी हाई हुई होती है, ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशंस हम कैसे करेंगे, खुद सोचें हम कैसे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। हम सीबीसी करवा लेंगे क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, हम ईएसआर चेक करवा लेंगे, हम जो मैस्टॉइड है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है उसको चेक करने के लिए एक्सरे करवा लेंगे, सीटी स्कैन करवा लेंगे। हमने जो है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स देनी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो ईयर स्वैब कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेंगे। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस, वेरी इजी। ब्लड काउंट्स हमें जो है उसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, ईएसआर हमें रेज्ड मिलेगा, एक्सरे मैस्टॉइड और सीटी स्कैन करवाएंगे तो मैस्टॉइड ईयर सेल्स में जो है हमें वो एक्सुडेट बहुत ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पे हमें जो है लार्ज कैविटी मिलेगी बिकॉज वो सारे एयर सेल्स जो हैं उनमें पस भर गई है, ठीक हो गया। और ईयर स्वैब जो है हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए करवा लेंगे। अब आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है कि कान के पीछे जो है हम जैसे ही देखेंगे तो हमने ये नहीं कह देना कि ये एक्यूट मैस्टोइडाइटिस हुई हुई है। हमने जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बनाने हैं कि पेशेंट के कहीं लिम्फ नोड्स तो नहीं स्वेल हुए हुए, क्योंकि लिम्फ नोड्स भी तो कान के पीछे होते हैं, वो भी स्वेल हो सकते हैं। आप स्वेलिंग देखते साथ ही नहीं कह सकते कि ये हमारे पास वो चीज़ है। फ्रंकुलोसिस में भी आपने देखा था आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल हुए होते हैं, तो आपने उसको भी देखना होता है कि कहीं फ्रंकुलोसिस वाली केस तो नहीं है, या हमारे पास इन्फेक्टेड स्पेशियस सिस्ट हो सकती है जो पीछे होती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इनके पिक्चर्स। सो इट इज़ एक्चुअली द सिबेशियस सिस्ट, ठीक है, जो आपको कान के पीछे नज़र आ रही है। और आप इसको देखते साथ ये नहीं कहोगे कि ये जो है ना मैस्टॉइड की जो है ना इन्फेक्शन हुई है, इसको देखते साथ ही आप कह रहे हो कि छोटा सा दाना निकला हुआ है टाइप, ठीक है। सो दिस इज़ द सिबेशियस सिस्ट, ठीक है। ये इनलार्ज भी हो सकती है और इस तरह से फैल भी सकती है, ठीक हो गया।
तो साथ में आपने रूल आउट करना होता है कि और कोई कॉज तो होगा, ठीक है, एक्यूट मास्टराइटिस। दिस इज़ एक्चुअली द फ्रंक्लोसिस अगेन, ये जिसमें हमने देखा था कि कान के अंदर छोटा सा एक्यूट जो है लोकलाइज्ड जो है इन्फेक्शन हुआ होता है हेयर सेल्स का, उसको हम फ्रंक्लोसिस कहते हैं। इस केस में लिम्फेडिनोपैथी होती है जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं, इसका हम डिफरेंस देखते हैं फ्रॉम द मास्टराइटिस। सो इसी तरह अगर आपके पास पीछे लिम्फ नोड्स स्वेलो हुए हैं कान के पीछे, तो आपको लग सकता है कि ये एक्यूट मास्टराइटिस है, तो फिर आपने उसको जो है वो एक्सक्लूड करना होता है इस केस। फिर हम देख लेते हैं कि मास्टराइटिस और फ्रंकुलोसिस में क्या डिफरेंस होता है, हम किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं मास्टराइटिस और फ्रंकुलोसिस को, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मास्टराइटिस में देखें आपका मिडल ईयर का इन्फेक्शन हुआ होगा, मीन्स दैट ओटाइटिस मीडिया होगा। फ्रंकुलोसिस बिकॉज एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन है तो उसमें आपके पास ओटाइटिस मीडिया नहीं होगा। मास्टराइटिस में आपके पास सेजिंग जो है प्रेजेंट होगी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, जबकि इसमें आपके पास सेजिंग नहीं होगी, ठीक है। मास्टराइटिस में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो भी कंजेस्टेड होगी बिकॉज ओटाइटिस मीडिया है, जबकि फ्रंकुलोसिस में वो नहीं होगी। मास्टराइटिस में जो हमारे पास होते हैं हमारे पास एक्सरे मास्टराइड अगर हम करवाएंगे तो उसमें हमें एयर सेल्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम नज़र आएगी, ठीक है, और यहाँ पे वो क्रिएट नहीं, मतलब यहाँ पे फ्रंकुलोसिस में नहीं होगी। मास्टराइटिस में अगर हम देखें तो टेंडरनेस जो होगी वो आपकी मास्टराइड के ऊपर होगी, दर्द वहाँ हो रही होगी। फ्रंकुलोसिस में जो पेन होती है वो आपने पढ़ा होगा कि ट्रेगस को दबाने से होती है, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। और मास्टराइटिस में जो पोस्ट ऑरल लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वोलन नहीं होते, जबकि फ्रंकुलोसिस में पोस्ट ऑरल लिम्फ नोड जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं इनलार्ज्ड, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास हुई होती है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्चार्ज में भी डिफरेंस आ जाता है कि मास्टराइटिस में जो डिस्चार्ज होता है वो मोस्टली पुरलेंट डिस्चार्ज होता है, और फ्रंकुलोसिस में जो डिस्चार्ज होता है वो मोस्टली सीरियस डिस्चार्ज होता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दैम, यू हैव टू नो दैम, ओके। तो अब हम जो है मास्टराइटिस को कैसे ट्रीट करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास मास्टराइटिस का जो पेशेंट आता है जिसको आपने देख लिया है वो किस तरह से आपके पास नज़र आता है, उसको आपने हॉस्पिटलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें उसको आपने एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स आपने उसको आईवी देनी है। कौन सी देनी है? एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन देनी है। आपने देखा था कि कुछ जो है एक तो हमारे पास बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कॉज करता है, उसके लिए हमने एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन दे देते हैं। लेकिन जो एनालॉग्स होते हैं उनको कवर करने के लिए भी हमने जो है वो देनी होती है। फॉर एग्जांपल आप उसमें क्लोरामफेनिकोल या मेट्रोनिडाजोल ऐड कर देते हो, फिर ठीक हो गया। उसके बाद जो है मेरिंगोटमी कर देते हो। मेरिंगोटमी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अगर तो पस बहुत ज़्यादा कान में इकट्ठी हो गई है और उसने हमारे मास्टोइड एयर सेल्स को इन्वॉल्व कर लिया है, लेकिन हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अभी उन्होंने परफोरेट नहीं किया, ठीक है, तो हमने खुद से वहाँ से होल करना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, हम होल करते हैं। उससे क्या होता है, सारी पस जो होती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सटर्नल ईयर में आ जाती है और ड्रेन हो जाती है। उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो प्रेशर होता है ऑफ द पस वो रिलीव हो जाता है, उसको हम मेरिंगोटमी कहते हैं। और उसके बाद हम ग्रोमेट इंजर्शन कर देते हैं जिससे पस जो है वो ड्रेन होती रहती है। हमने प्रोसीजर देखा था, हम फर्दर भी देखेंगे इसको। कॉर्टिकल मास्टरेक्टमी कर देते हो। कॉर्टिकल मास्टरेक्टमी मींस दैट जो आपके हेयर सेल्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या होते हैं। वो एयर सेल्स जो मास्टोइड एयर सेल्स के जो है वो इन्फेक्टेड हुए होते हैं, उनको आप जो है इंसियन दे के उनमें से जो है पस ड्रेन कर देते हो, उन एयर सेल्स को रिमूव कर देते हो साथ। अब इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो आपको आनी चाहिए कि आपने क्यों किस केस में जो है कॉर्टिकल मास्टरेक्टमी करनी होती है। दिस इज़ योर यूक्यू। तो आपने याद रखना है जी कॉर्टिकल मास्टरेक्टमी कब इंडिकेटेड की जाती है, कब जो है उसको करना चाहिए, जब सब पेरियोस्टल एब्सेस बन जाए। मैंने आपको बताया था कि जो मास्टराइड की बोन होती है, एक्चुअली बोन की कंप्लीट होती है, उसके बाहर पेरियोस्टियम होती है और सब पेरियोस्टल एब्सेस बन सकती है। तो उस केस में आपने कॉर्टिकल मास्टरेक्टमी करनी होती है, क्योंकि वो फर्दर नीचे फिस्टुला बना सकती है। तो यू हैव टू रिमूव ऑल द सेल्स ताकि वो जो फिस्टुला है वो ना बने, ठीक हो गया, और भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जब सेजिंग हो गई हो आपके पोस्टीरियर सुपीरियर मेटल वॉल आगे की तरफ वो मतलब झुक गई हुई है, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपका एयर ब्लॉक हो सकता है, तो आपने तब करनी होती है। पोस्टीरियर रिजर्वियर साइन मैंने पॉजिटिव रिजर्वियर साइन मैंने आपको बताया था, वो वाला केस जिसमें आप जो है हमारे पास जो पस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि अभी आती है आती जाती है रुकती नहीं है, ठीक है। सो वो आपके पास है कि आप पस ड्रेन करते हो फिर आ जाती है, पस ड्रेन करते हो इतनी ज़्यादा वो पीछे डैम बना होता है, उस केस में आप करते हो। उसके बाद है कि हमारे पास जो है हम मेडिकल ट्रीटमेंट 48 आवर्स से देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या हमारे पास जो है मास्टराइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गई हैं, मींस दैट कि वो बाकी इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस और ये कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई नहीं वो होना शुरू हो गई हैं। सो यू हैव टू परफॉर्म द कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? वही सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो मास्टराइटिस के अलावा हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द हमारे पास जो प्रोसीजर होता है ऑफ द कॉर्टिकल मास्टरेक्टमी, जिसमें हम इंसियन लाइन देते हैं मास्टोइड बोन के ऊपर और उसके जितने भी एयर सेल्स इन्फेक्टेड होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं।
ठीक है, उसकी हमने इंडिकेशंस देख ली हैं। दिस इज़ अगेन द मेरिंगोटमी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हम इंसिजन देते हो और उसके बाद आप ग्रोमेट इंसर्शन कर देते हो, जिससे क्या होता है जो भी पस होती है वो ड्रेन आउट होती रहती है, ठीक है, इनटू द एक्सटर्नल ईयर। व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मास्टराइटिस? आप जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे आईवी, और उसके बाद उसमें जो है मेनिंगोटमी करोगे, जो मैंने आपको बताया क्या होती है। उसके बाद आप कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी कर देते हो। उसकी इंडिकेशंस भी मैंने आपको बता दी। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।